स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले आज हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम बायोमोलिक्यूल्स को जो कि चार्ज होते हैं उनको हम इस टेक्निक से कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, कैसे हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी हम लिविंग स्पीशीज़ हैं, एज यू नो, दे आर ऑल हैविंग proteins, they are having DNA with different base composition. So we can separate proteins and DNA with this technique. This technique comes from a Greek word which means transportation by electricity. और सबसे पहले इसमें 1807 में एलेक्जेंडर रियोस ने ऑब्जर्व किया था एक बहुत ही अच्छा एक फेनोमेनन कि जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया एक ग्लास ट्यूब में, जिसमें उन्होंने पानी को लिया, मिट्टी को लिया और कोलाइडल पार्टिकल्स को लिया, तो उन्होंने देखा कि उनका जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर हो गया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो क्या डिस्क्राइब करता है? माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही 1955 में स्मिथ्स ने ये फाइंड किया कि सेपरेशन कैसे होता है ह्यूमन टिश्यू एक्सट्रैक्ट का जब हम एम्प्लॉय करते हैं स्टार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का एक तरफ मूवमेंट होता है और उसके एकदम ऑपोजिट मूवमेंट होता है फ्रिक्शनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोफोरेटिक रिटार्डेशन फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस शुड बी मोर इन कंपैरिजन टू फ्रिक्शन फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्सेस। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है बेसिकली, एज यू नो दैट एवरी बायोलॉजिकल सैंपल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैटायंस। जो कैटाइंस हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनका मूवमेंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर होगा, तो उसको हम कहेंगे कैटाफोरेसिस। ऐसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का है उसे हम एनाफोरेसिस कहेंगे। तो कैटाफोरेसिस प्लस एनाफोरेसिस बनाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। द ऑब्जेक्टिव फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब भी हम कोई टेक्निक को यूज़ करते हैं तो उसका कोई पर्पस होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या पता करना है, नंबर, कि कितना नंबर है, कितना अमाउंट है और कैसी मोबिलिटी है। जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं किसी बायोलॉजिकल सैंपल में जिन्हें हमें अलग करना है, तो उनकी कितनी संख्या है, कितना अमाउंट है, कितनी मोबिलिटी है। दूसरा ये जानना कि भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स उस पार्टिकल्स में कितने हैं, मतलब हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट। तीसरा ये कि मॉलिक्यूलर जो वेट है प्रोटीन्स का या डीएनए सीक्वेंसिंग का, उसको पता करना। प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्टिंग इन एनायनिक या कैटायनिक फॉर्म्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड इफ दे आर बोथ देन इट इज अ एम्फोट्रिक मॉलिक्यूल। पीएच जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है टोटल चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल्स को। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं किसी भी मीडिया में जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो भाई उसमें कितना चार्ज है, कितना उसका मॉलिक्यूलर साइज है, उसके अकॉर्डिंग वो मूव करेगा इलेक्ट्रोड की ओर। तो क्योंकि माइग्रेशन जो होगा वो एक पर्टिकुलर रेट पर होगा, तो इट इज़ नोन एज डिफरेंशियल। सो अगर डिफरेंशियल माइग्रेशन होगा तो हम प्रोटीन्स और डीएनए को सेपरेट आउट कर सकते हैं। डीएनए एज यू नो इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो माइग्रेट करेगा, टेंडेंसी होगी एनोड की तरफ। तो हम डीएनए को बेस्ड ऑन द साइज एंड द शेप वी कैन सेपरेट इट आउट। ऐसे ही हम प्रोटीन्स को, क्योंकि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड and a generalized form, if you see one amino acid is having average 110 daltons, 1000 amino acids are making up 110 kilo daltons. The principle behind the electrophoresis, रेट ऑफ जो माइग्रेशन होता है वो डिपेंड करता है कि चार्ज क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की, और आपने जो इलेक्ट्रिक करंट जो दिया है वो कितने वोल्टेज का है। तो V इज इक्वल टू EQ अपॉन F। तो V क्या है? वेलोसिटी, किस गति से वो मूव कर रहा है। E क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। Q क्या है? चार्ज, कितना चार्ज है। और F क्या है? फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। और फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को हम इसको अपॉन लिखते हैं बिकॉज दैट इज डिपेंडिंग ऑन मास एंड शेप। तो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट इज नेगेटिव फोर्स विच इज एक्टिंग अगेंस्ट, कि भी वो जो मूवमेंट कर रहा है उसके अगेंस्ट जो मूव कर रहा है, तो रेट ऑफ माइग्रेशन। तो दिस इज नोन एज V is equal to EQ upon F is rate of migration
which is the principle behind electrophoresis. अब अलग अलग फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को. चार्ज, अगर ज़्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी. इफ़ इट इज़ हैविंग 2 चार्जेस compared to 1 positive charge, it will move very fast. Even if the size is more of a biological molecule, तो फ्रिक्शनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होंगे वो बहुत एक्सर्ट करेंगे उस मीडियम में. तो लार्जर पार्टिकल्स की मोबिलिटी कैसी होगी? बहुत कम होगी. किसके मुकाबले? स्मॉलर पार्टिकल्स के मुकाबले. जो शेप होती है वो भी बहुत डिसाइड करती है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को. तो जो ग्लोबुलर या सर्कुलर जो प्रोटीन्स होती हैं दे टेंड टू मूव वेरी फास्ट देन द लीनियर या फाइब्रस प्रोटीन्स. बफर सोल्यूशन, हम दोनों तरफ बफर सोल्यूशन को टैंक में रखते हैं और जब हम सैंपल को ऊपर से पोर करते हैं तो जो हमारा पेपर है वो दोनों बफर सोल्यूशंस में डिप होता है. इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो बफर सोल्यूशन में क्या काम करेगा? रिड्यूस करेगा पीएच को जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ने जनरेट किए हैं. तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर हम ज़्यादा लंबा रन करें तो इट कैन एग्जॉस्ट द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो बफर सोल्यूशन हैज़ टू बी ऑफ ए वेरी गुड क्वालिटी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन और मूविंग बाउंड्री. जोन में एक पर्टिकुलर जोन बन जाता है जिसमें हम पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस या सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस को पढ़ते हैं. मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैपिलरी, आइसोटैकोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके अंदर आते हैं. हमारा सबसे पहले है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इसमें हम जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आता है ये. तो पेपर एज यू नो इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. So the components are to be separated into different zones on the support media. Supporting media को हम saturate करेंगे buffer solution से और जैसे ही हम सैम्पल को अप्लाई करते हैं तो नैरो बैंड के रूप में जैसे हम वोल्टेज करंट को पास करेंगे तो माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. जो भी आपने सैम्पल लिया है तो जो माइग्रेशन होगा उसको हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहेंगे. इस प्रोसेस के बहुत सारे प्लस एडवांटेजेस होते हैं कि हम इसको बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ करते हैं. थोड़ा सा भी सैंपल से आप उसको एनालाइज कर सकते हो. वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी इजीली टू बी मेंटेन. जैसे इसके कुछ प्लस फीचर्स हैं तो कुछ नेगेटिव फीचर्स भी होंगे. क्योंकि पेपर है तो एक्यूरेट मोबिलिटी नहीं होगी और सपोर्टिंग मीडिया में टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें आएंगी. जनरल मेथडोलॉजी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऑपरेशन के लिए होती हैं वो ये होती है कि इसमें हम सैचुरेशन करते हैं मीडिया का बफर के साथ में और फिर हम सैंपल को अप्लाई करते हैं. फिर हम करंट को अप्लाई करते हैं जिससे सेपरेशन होता है आपके बायोलॉजिकल सैंपल का. तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसमें एक इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर होगा, इलेक्ट्रोड्स होंगे, डिफ्यूजन बैरियर्स होंगे, सपोर्टिंग और स्टेबलाइजिंग मीडिया होगा. सपोर्टिंग मीडिया एक फिजिकल सपोर्ट है जिससे चार्ज मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होगा. इसके 2 मुख्य कार्य होंगे, एक तो एड्जॉर्प्शन और एक मॉलिक्यूलर सीविंग. सीविंग इज छलनी की तरह करने, इसको छानने वाला उन मॉलिक्यूल्स को जिनको हमें सेपरेट आउट करना है. तो इस तरह से दिस इज द फंक्शन ऑफ ए सपोर्टिंग मीडिया. पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम पेपर को यूज़ करते हैं तो इसको 2 टेक्निक से हम यूज़ कर सकते हैं. या तो हम उसको हॉरिजॉन्टल रखें तो हॉरिजॉन्टल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाएगा, या फिर हम उसको वर्टिकल फॉर्म में रखें तो वो वर्टिकल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाएगा. हॉरिजॉन्टल पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देख सकते हो ऊपर वाले डायग्राम में कि आपने पूरे पेपर को हॉरिजॉन्टल अर्थात 180 डिग्री के एंगल में रखा है. लेफ्ट और राइट साइड में आपके बफर सोल्यूशन है, उसमें आपके इलेक्ट्रोड्स हैं और फिर आपने सैंपल को डाला तो आप क्या देखोगे? बायोलॉजिकल सैंपल या बायोमोलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे. जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. और वर्टिकल में आप वर्टिकल अर्थात फिल्टर पेपर को आप 90 डिग्रीज के एंगल पर रखते हो और बीचों बीच आप सैंपल को अप्लाई करते हो. तो आप क्या देख रहे हो? 90 डिग्रीज पे रख रहे हो. इट इज़ मोर और लेस इन ए वर्टिकल पोजिशन. हम अलग अलग तरह के फिल्टर पेपर्स को यूज़ करते हैं. तो वॉटमैन फिल्टर पेपर में सीरीज आती हैं, उसमें से पर्टिकुलर सीरीज को यूज़ करते हैं, बट इट इज़ टेकिंग ए वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. तो दैट इज़ नेगेटिव फीचर ऑफ दिस. बट प्लस पॉइंट है कि इकोनॉमिकल है, इजी टू यूज़ है और इस तरह से
कई कंपाउंड जैसे प्रोटीन्स हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनका क्या होता है एड्जॉर्प्शन की वजह से या आयनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनमें डिस्टॉर्शन हो जाता है कंपोनेंट बैंड्स का। इन ए नटशेल अगर हम देखें पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो फिल्टर पेपर वॉटमैन फिल्टर पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल वाज द टेक्निक ऑफ वॉटमैन फिल्टर पेपर। नाउ वी आर ऑल्सो यूजिंग सेलुलोज एसीटेट फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर इन आवर लैब्स। अपैरेटस पूरा इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल है जिसमें 2 आपके इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि मेटल के बने हुए हैं। टाइटेनियम हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है। पावर पैक मतलब इलेक्ट्रिसिटी का क्या सोर्स है। बफर रिजर्वॉयर्स आपके टीबी टीए उस टाइप के हो सकते हैं। आपका क्या सपोर्टिंग मीडिया है पेपर के लिए। सैंपल जब आप अप्लाई करते हो स्पॉट के रूप में अप्लाई कर सकते हो या एक यूनिफॉर्म लाइन के रूप में अप्लाई कर सकते हो। आप जब रन करते हो तो आप उसको करंट को स्विच ऑन करते हो जब जैसे ही आपने सैंपल को उस पर रखा, और उसके बाद में हम उसको इक्विलिब्रेशन करते हैं बफर के साथ में। डिटेक्शन हम करते हैं हमने क्या क्या चीज़ें उससे एनालाइज की, तो हमें पता कैसे चलेगा, तो हम उसको फ्लोरोसेंस टेक्निक से, यूवी एब्जॉर्प्शन से या रेडियो एक्टिव मेथड से हम उसको डिटेक्शन करेंगे। तो इस तरह से इसके कुछ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के कुछ एडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मसल प्रोटीन्स, एग प्रोटीन्स, मिल्क प्रोटीन्स के लिए हम एनालाइज के लिए हम यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज़ टेकिंग ए वेरी लॉन्ग टाइम, 16 आवर्स तक का टाइम इसमें कंप्लीशन में लग जाता है। तो दिस इज बिकॉज फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल्स which was first of all given by टेजुलियस जो रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया था। और उसके बाद में इसमें बहुत ही रिफाइंड फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गए हैं जो हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।